जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए इतिहास की क्लासेस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 12 रहने वाली है, राइट। और इस वीडियो के अंदर हम जो है वो मगध महाजनपद को डिस्कस करेंगे, राइट। किसको डिस्कस करेंगे? मगध महाजनपद को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। आ जाइए ज़रा देखिए। तो लिखिए आप सबसे पहले मगध और इसके बारे में हम बात करते हैं, राइट। मगध महाजनपद, राइट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मगध महाजनपद की अगर हम बात करें तो इसकी अगर राजधानी देखें तो राजधानी तो हम ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं। तो इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी राजगृह, राइट। इसकी राजधानी क्या थी मेरे साथियों? इसकी राजधानी राजगृह थी। हालांकि दो राजधानियां हैं, एक राजधानी आपको बताना है, एक हमने बता दी है, ठीक है। अब इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा जहाँ पर हमने महाजनपदों का जिक्र किया है, महाजनपदों के बारे में बताया। तो वहाँ पे आप जाके देखिए कि एक राजगृह है, दूसरी राजधानी कौन सी है, ठीक है। मगध महाजनपद के संस्थापक की अगर हम बात करें मेरे साथियों कि इसके संस्थापक कौन थे, मगध महाजनपद के संस्थापक कौन थे, तो मगध महाजनपद के संस्थापक जो हैं वो बृहद्रथ होते हैं। कौन होते हैं? बृहद्रथ होते हैं, ठीक है। हालांकि बृहद्रथ जो है वो किस राजवंश से बिलोंग करते थे ये आज तक पता नहीं चला है, ये सबसे प्राचीन। हाँ, लेकिन ये माना जाता है कि जो भी राजवंश रहा हो, लेकिन सबसे प्राचीन राजवंश वही है जिसके संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे, ठीक है। तो मगध महाजनपद के संस्थापक कौन हो गए? बृहद्रथ हो गए, ठीक है। राजधानी क्या होगी? राजधानी आपकी होगी राजगृह, ठीक है। अब इसके बाद हम आने वाले कुछ अन्य वंशों की बात करते हैं। मगध महाजनपद पर आने वाले कुछ अन्य वंशों की बात करते हैं, जिसमें एक शामिल है आपका हर्यक वंश। क्या है? एक है आपका हर्यक वंश, राइट। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा है आपका नागवंश, राइट। कौन सा है? नागवंश, ठीक है। तीसरे की अगर हम बात करें मेरे साथी तो तीसरा है आपका नंदवंश, ठीक है। हर्यक वंश की अगर हम संस्थापक की बात करें, किसकी बात करें? संस्थापक की, तो हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं आपके बिंबिसार। कौन है मेरे साथियों? बिंबिसार, राइट। तो आप लिखेंगे कि हर्यक वंश के संस्थापक हो गए बिंबिसार। इसके अगर हम संस्थापक की बात करें नागवंश के, तो नागवंश के जो संस्थापक हैं मेरे साथियों वो है शिशुनाग। कौन है मेरे साथियों? शिशुनाग हैं, राइट। और नंदवंश के जो संस्थापक हैं मेरे साथियों, तो नंदवंश के आप संस्थापक देख सकते हैं। तो इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं महापद्म नंद, राइट। कौन है? महापद्म नंद। क्लियर है? आगे आपको समझ में कि मगध महाजनपद पर आने वाले कुछ अन्य राजवंश कौन से हैं? हर्यक राजवंश, संस्थापक बिंबिसार। नागवंश, संस्थापक शिशुनाग। नंदवंश, संस्थापक महापद्म नंद, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम हर्यक वंश के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद नागवंश, और फिर आगे हम नंद वंश के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर है? आ जाइए जरा, हेडिंग लिखेंगे आप। हेडिंग लिखिए हर्यक वंश, हर्यक वंश, राइट। अब देखिए मेरे साथियों, हर्यक वंश में अगर हम राजाओं का क्रम देखें, किसका देखें? राजाओं का क्रम। तो देखिए राजाओं का क्रम कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले आपको नजर आएंगे बिंबिसार, राइट। सबसे पहले बिंबिसार, फिर आगे आप जाएंगे तो बिंबिसार के बाद आपको अजात शत्रु नजर आएगा। कौन नजर आएगा? अजात शत्रु, राइट। दूसरा आपका अजात शत्रु हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा उदयन, राइट, ठीक है। एंड फोर्थ आपका हो जाएगा आपका नागदशक, ठीक है। क्लियर है? ये हर्यक वंश का कुछ क्रम है जिसमें सबसे पहले बिंबिसार, फिर अजात शत्रु, फिर उदयन, फिर नागदशक, राइट। क्लियर है? आगे आपको समझ में, ठीक है। देखिए मेरे साथियों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हर्यक वंश को एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश, राइट। अब पितृहंता वंश कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हर्यक वंश को पितृहंता वंश क्यों कहा गया? क्योंकि अजात शत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है, और यहाँ पर उदयन जो है वो अपने पिता अजात शत्रु की हत्या जो है वो कर देता है। इस कारण इसको जो है वो पितृहंता वंश भी
कहा जाता है। ठीक है, संस्थापक तो आप देख ही चुके हैं, संस्थापक कौन होगा, संस्थापक तो हम ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं, फिर भी लिख लीजिए। संस्थापक हैं इसके बिंबिसार। कौन है मेरे साथियों, इसके संस्थापक हैं बिंबिसार, राइट। ठीक है, और आगे की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि बिंबिसार ने टोटल 52 वर्षों तक शासन किया। कब तक शासन किया, 52 वर्षों तक शासन किया। और कब से शासन स्टार्ट किया, शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत के लिए डेट बताई जाती है इसकी 544 बीसी, राइट। कहा जाता है कि बिंबिसार ने 544 बीसी से शासन स्टार्ट किया और 52 वर्षों तक शासन किया हुआ है। ठीक है, क्लियर मेरे साथियों। चलिए आगे आ जाइए ज़रा। आगे अगर हम बात करें मेरे साथियों तो हम बिंबिसार के बारे में ही बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं, बिंबिसार के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए ज़रा मेरे साथियों, बिंबिसार की अगर हम बात करें तो बिंबिसार की राजधानी तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, कौन सी, राजगृह होती है। ठीक है, हाँ, गौतम बुद्ध की अगर इसकी बिंबिसार की अगर हम बात करें तो ये गौतम बुद्ध का समकालीन था। कौन था, गौतम बुद्ध का समकालीन था। और इसने जो है अगर धर्म की बात करें तो इसने जो है वो ये बौद्ध धर्म को अपना रखा था, बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। ठीक है, बौद्ध धर्म का अनुयायी, राइट। कौन था ये, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि महात्मा बुद्ध और अवंती नरेश, जिनका नाम था प्रघोत, तो अवंती नरेश प्रघोत की सेवा के लिए राजवैद जीवक को भेजा। ठीक, राजवैद जीवक को भेजा। ठीक है, क्लियर है मेरे साथियों। तो महात्मा बुद्ध जो है, सॉरी बिंबिसार जो है, इन्होंने महात्मा बुद्ध के लिए जब उनके अंतिम दिनों के समय पर महात्मा बुद्ध और अवंती के एक राजा थे जिनका नाम प्रागुत था, तो उनके लिए अपना एक राजवैद है जिसका नाम जीवक है, उसको जो है वो भेजते हैं इनकी सेवा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि बृहद्रथ को हराकर, बृहदत्त को हराकर अंग राज्य को, अंग के बारे में भी आपको बता चुके हैं। अंग किसका है, घोड़ों के लिए फेमस था, चंपा इसकी राजधानी थी, ये सब बता चुके हैं आपको। तो बृहदत्त को हराकर अंग राज्य को, अंग राज्य को मिला लिया, मिला लिया, राइट। तो अंग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। ज़्यादा जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने आपको महाजनपदों के बारे में बताया हुआ है, तो वहाँ पर हमने अंग के बारे में सफिशियंट आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई हुई है, राइट। अगर हम बात करें कि बिंबिसार की हत्या किसने करी, तो हत्या के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इसकी हत्या किसने करी है, अजात शत्रु ने, राइट। किसने करी है इसकी हत्या, इसकी हत्या करी है अजात शत्रु ने। क्लियर, इसका ये जो कि इसका पुत्र था बिंबिसार का। हाँ, बिंबिसार के हम वैवाहिक संबंधों की अगर हम बात कर लें, वैवाहिक संबंधों की, तो वैवाहिक संबंधों में अगर हम देखना चाहें तो इसने काफ़ी सारे विवाह करे हैं, जिसमें पहला विवाह इसने किया है कौशल नरेश, कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन से, प्रसेनजित की बहन से, जिसकी बहन का नाम होता है महाकौशला। प्रसेनजित की बहन महाकौशला से, महाकौशला से, राइट। इसके अलावा सेकेंड की अगर हम बात करें तो वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से, राइट, चेलना से। थर्ड की अगर हम बात करें मेरे साथियों तो भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से, भद्र देश
की राजकुमारी 6 माह से, राइट, 6 माह से। तो बिंबिसार ने जो है वो इतनी जगह जो है वो अपना वैवाहिक संबंध स्थापित कर रखा था। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से इसने विवाह किया। चेटक की बहन सॉरी वैशाली की चेटक की जो बहन है उनकी सॉरी पुत्री चेलना उनके साथ विवाह किया। भद्रदेश की जो राजकुमारी है 6 माह उनके साथ भी इन्होंने विवाह किया हुआ है। क्लियर है। तो ये हमारा बिंबिसार के बारे में था, ज़्यादा जानकारी है नहीं। ठीक है, हम अब अजात शत्रु पर आ जाते हैं। तो हेडिंग आप लिख सकते हैं अजात शत्रु, राइट। तो देखिए अजात शत्रु के बारे में अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो इसको जो है वो काफ़ी अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जिसमें एक नाम इसका पितृहंता हो गया। ठीक है, अजात शत्रु को पितृहंता क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या करी है, राइट। इसके अलावा इसको जो है वो कोड़िक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोड़िक बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा इसकी अगर हम शासन की बात करें कि शासन कब तक किया इसने, तो लगभग बताया जाता है कि 32 ईयर्स तक इसने जो है वो शासन किया हुआ है, राइट। कितने ईयर तक शासन किया हुआ है? 32 ईयर्स तक। आगे अगर हम देखना चाहें मेरे साथियों, तो ये जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। किसका था? जैन धर्म का अनुयायी, राइट। जैन धर्म का अनुयायी, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसकी हत्या जो है वो किसने करवाई थी? हत्या करवाई थी उदयन द्वारा। ठीक है, लेकिन ये तो आपने पॉइंट लिखा कि ये जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन एक पॉइंट आपको ऐड करना है आगे की साइड। ऐसे करके लिखिए, बाद में बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म को अपना लिया, राइट। समझ में आ गया आपको? ये प्रारंभ में ये जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है। क्लियर। इसके अलावा हम बात करें मेरे साथियों, तो देखेंगे कि इसने जो है वो अजात शत्रु ने बौद्ध धर्म के लिए राजगृह में, लिखिए राजगृह में विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। विशाल स्तूप का निर्माण करवाया, राइट, क्लियर। चलिए, और इसके शासनकाल में प्रथम प्रथम बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया गया था। लिखिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, राइट। अब देखिए मेरे साथियों, आपको जितनी भी बौद्ध संगीतियाँ हैं, अगर उनको उनके बारे में जानना है, तो आपको हमारा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, जहाँ पर हमने बौद्ध धर्म को आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो बौद्ध संगीति को वहाँ पर आप डिस्कस कर देख सकते हैं। 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो कहाँ पर हो रही है? ये अजात शत्रु के शासनकाल में हो रही है। ठीक है, आगे हम बात करें तो हम आ जाते हैं उदयन पर। ठीक है, तो लिखिए आप उदयन, राइट। उदयन की अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो उदयन में जरा पहला पॉइंट लिखिए। लिखिए इसने राजधानी राजधानी को चेंज करा। राजधानी जो है इसने कहाँ से? राजगृह से ट्रांसफ़र करके कहाँ ले गया? ये ले गया पटना। ठीक है, कहाँ ले गया? पटना। और उस टाइम पे इसका जो नाम था पटना का, वो नाम था पाटलीग्राम। पाटलीग्राम उस टाइम पे इसका नाम था किसका? पटना का। क्लियर। देखिए इसके बाद ये देखें तो इसके अगर धर्म की बात करें, तो इसने जो है वो जैन धर्म को अपना रखा था। ठीक है, किसको अपना रखा था? जैन धर्म को अपना रखा था। ठीक है, क्लियर है साथियों? आगे आपको इतना समझ में? इस वंश का अंतिम राजा तो आपको पता ही है कौन है? नागदशक है, राइट। कौन है अंतिम राजा इसका? अंतिम राजा है नागदशक। इसके बारे में ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर चुके हैं शायद। ये रहा नागदशक। ठीक है, तो इसके बारे में यहीं लिख लीजिए आप कि ये क्या है, ये इसका कौन है, ये कौन है? अंतिम शासक। ठीक है, तो कब जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन है, तो हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन हो जाएगा? नागदशक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अलग से लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो हमने उदयन को डिस्कस कर लिया है। अब हम आ जाते हैं नागवंश पर।
राइट। किस पर आ जाते हैं हम? आ जाते हैं नाग वंश पर। ठीक है, देखिए नागवंश की अगर हम बात करें साथियों, तो इसके संस्थापक को अगर हम देखें तो इसके जो संस्थापक हैं वो, इसके संस्थापक कौन है? शिशुनाग हैं। कौन है इसके संस्थापक मेरे साथियों? इसके संस्थापक शिशुनाग हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है वो अंतिम राजा जिनका नाम है नागदशक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नागदशक की हत्या की। नागदशक की हत्या की, राइट। किसने करी? वो करी है शिशुनाग ने। ठीक है, और नागदशक की हत्या करने के बाद इन्होंने जो है वो शिशुनाग वंश या नाग वंश की स्थापना कर दी है। क्लियर? अब देखें तो इनने राजधानी की अगर हम बात करें, तो आपने क्या देखा कि उदयन राजधानी राजगृह से पटना लेकर आया है, और ये राजधानी ये जो है वो पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी कहाँ लेकर जाएंगे? ये लेकर जाएंगे वैशाली। ठीक है, कहाँ लेकर जाएंगे? वैशाली। क्लियर है? एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों, तो उत्तराधिकारी की अगर हम बात करें, उत्तराधिकारी, ठीक है, तो उत्तराधिकारी जो होते हैं साथियों वो होते हैं कालाशोक। कौन होते हैं? कालाशोक। और कालाशोक जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन था? बौद्ध धर्म का अनुयायी, राइट। और इसी के टाइम पे अगर आप देखें तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध, जस्ट 1 मिनट, बौद्ध संगीति का आयोजन यहाँ पर हुआ था, राइट। और इसके अलावा द्वितीय बौद्ध संगीति का यहाँ पर आयोजन होता है, जो कौन करवाता है? कालाशोक करवाता है। कब, कहाँ और किस टाइम पे हुई इसके हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाइए हमारा पुराना वीडियो देखिए, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर हमने बौद्ध धर्म आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें नहीं बताएंगे आपको। अंतिम शासक की अगर हम बात करें, तो इसका जो अंतिम शासक होता है मेरे साथियों, वो अंतिम शासक है नंदीवर्धन। कौन है? नंदीवर्धन। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? तो ये अंतिम शासक हो गए। आ जाइए जरा आगे, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? नंद वंश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, राइट। नंद वंश, ठीक है। देखिए नंद वंश की बात करें तो इसके संस्थापक याद रखना है आपको। संस्थापक ऑलरेडी हम वैसे बता चुके हैं। कौन है? महापद्म नंद। ठीक है, महापद्म नंद इसके संस्थापक हैं। इसके अलावा अगर हम अंतिम शासक की बात करें मेरे साथियों, किसकी बात करें? अंतिम शासक की अगर हम बात करते हैं, तो इसका अंतिम शासक कौन होगा? अंतिम शासक होगा घनानंद, राइट। अंतिम शासक कौन होगा मेरे साथियों? अंतिम शासक होगा घनानंद। ठीक है, और ये जो घनानंद जो है ना साथियों, इसके बारे में थोड़ी 2-3 चीज़ें आपको याद रखना। इसका एक युद्ध होता है। युद्ध किसके बीच में होता है? घनानंद वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। ये एक वॉर होता है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीतेंगे और घनानंद हार जाएंगे, राइट। और यहाँ से आप देखेंगे कि मौर्य डायनेस्टी जो है वो सामने देखने के लिए मिल जाएगी, या मौर्य एम्पायर आप बोलेंगे तो मौर्य एम्पायर आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड पॉइंट आप घनानंद के बारे में याद रखेंगे, वो क्या होगा कि सिकंदर का समकालीन था ये। कौन था? सिकंदर का समकालीन। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि घनानंद किसके समकालीन था। 4 ऑप्शंस रहेंगे तो उसमें आपका सिकंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर चंद्रगुप्त मौर्य भी है तो चंद्रगुप्त मौर्य भी घनानंद का समकालीन होगा, लेकिन एक ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ से ये भी आता है कि पहला गैर क्षत्रिय राजा कौन था? तो पहला गैर क्षत्रिय राजा महापद्म नंद था। ठीक है, तो लिख सकते हैं पहला गैर क्षत्रिय शासक, राइट। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि पहला गैर क्षत्रिय राजा कौन है? तो पहला गैर क्षत्रिय राजा जो है वो महापद्म नंद है, राइट। क्लियर है साथियों? आगे आपको इतना समझ में? ठीक है, तो आ जाइए ज़रा, अब हम किसके बारे में, अब हम आगे की बात करें तो देखो हम आगे किसकी बात करेंगे, आप देख लीजिए ज़रा। हम आगे सिकंदर के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं, बाकी आपको यहाँ तक आपको सारा का सारा सिनेरियो जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ जाइए ज़रा हम अब सिकंदर की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? हम सिकंदर के बारे में जो है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, सिकंदर का अगर हम जन्म देखें, क्या देखें?
जन्म की अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों, तो सिकंदर का जो जन्म है ना वो 356 बीसी का माना जाता है। कब का माना जाता है? 356 बीसी का। और अगर हम इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम होता है फिलिप। राइट, क्या नाम होता है? फिलिप होता है। और ये जो सिकंदर होता है ये कहाँ का रहने वाला होता है? ये होता है मकदूनिया या मैसेडोनिया का। राइट, मैसेडोनिया। सिकंदर जो होता है वो कहाँ का होता है साथियों? मैसेडोनिया का होता है। ठीक है, इसको एक हम मकदूनिया भी बोल देते हैं। क्लियर है? तो सिकंदर मैसेडोनिया या मकदूनिया का था। इसके पिता का नाम फिलिप था। और पिता की हत्या हो जाती है। पिता की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। और हत्या कब हो जाती है? हत्या हो जाती है 329 बीसी में। राइट, कब हो जाती है? 329 बीसी में इनकी हत्या हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा हम अगर गुरु की बात करें मेरे साथियों, किसकी बात करें गुरु की, तो गुरु कौन है इनकी? अरस्तु होते हैं। ठीक है, गुरु कौन है इनकी? अरस्तु हैं, जिनको ये जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी भी आपको पता होगा। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु हैं। राइट। इसके अलावा इसका जो भारत विजय अभियान है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। भारत विजय अभियान, तो इसने भारत विजय अभियान जो है वो कब स्टार्ट किया था? 326 बीसी में जो है वो इसने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है। और 326 बीसी में स्टार्ट किया था, लेकिन इसका एक मोमेंट आपको याद रखना है। ठीक है, मोमेंट कौन सा याद रखना है? वो आपको याद रखना है हाइड स्पीच का युद्ध। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? 326 बीसी का एक मोमेंट आपको याद रखना है। राइट, मोमेंट कौन सा रहेगा? वो रहेगा आपका बितस्ता का युद्ध। बितस्ता का युद्ध। इसके अलावा हाइड स्पीच का युद्ध बोल सकते हैं आप। हाइड स्पीच का युद्ध। ठीक है, आप इसको जो है वो झेलम नदी का युद्ध भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? झेलम नदी का युद्ध। राइट, ये बेसिकली अगर आप देखें ये जो तीनों के तीनों युद्ध हैं वो 326 बीसी में नहीं हुए थे। 326 बीसी में तो सिकंदर ने भारत में एंट्री करी थी। ये तीनों के तीनों जो युद्ध हैं वो हुए थे 323 बीसी में। ठीक है, ये एक्चुअल में तीनों युद्ध नहीं है, ये तीनों एक ही युद्ध के नाम है। ठीक है, आप उसे बितस्ता का युद्ध बोल दीजिए, या फिर आप उसे हाइड स्पीच का युद्ध बोल दीजिए, या फिर आप उसे झेलम नदी का युद्ध बोल दीजिए। ठीक है, ये जो युद्ध है ना मेरे साथियों, ये युद्ध जो है वो सिकंदर वर्सेस पोरस हुआ था। ठीक है, और इसके बारे में माना जाता है कि पोरस हार गए थे, लेकिन सिकंदर जीत गया था। और लेकिन इस युद्ध में पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर जो है वो इतना ज़्यादा प्रभावित होता है कि उसका जो जीता हुआ पूरा का पूरा साम्राज्य जो है वो पोरस को वापस कर देता है। ठीक है, अब जब सिकंदर भारत आया हुआ है तो उसके साथ कुछ लोग भी आए हुए हैं। तो ये देख लीजिए, सिकंदर के साथ आने वाले, सिकंदर के साथ आने वाले। ठीक है, तो सिकंदर के साथ आने वाले दो लोग हैं जो आपको याद रखना है। एक नाम है सेल्यूकस, और दूसरा नाम याद रखेंगे आप नेरियाकस। ठीक है, सेल्यूकस जो है वो थल सेनापति होता है। ठीक है, और नेरियाकस जो है साथियों वो होता है जल सेनापति। ठीक है, तो ये दो लोगों के नाम भी आप याद रखेंगे, सेल्यूकस थल सेनापति और नेरियाकस जल सेनापति। ठीक है, और यहाँ से आगे चलेंगे तब अपन, तो आपको सेल्यूकस जो है उसका नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेल्यूकस जो है वो अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजेगा, जो कि काफ़ी सालों तक रहेगा, जिसका नाम मेगास्थनीज रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। क्लियर है? फाइनली हम बात कर लेते हैं, एक और पॉइंट्स बात कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा कि सिकंदर की मृत्यु हो जाती है कब? जस्ट हाँ सॉरी, ये तो 323 बीसी में तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन जाता है, ये गलत लिख दिया, 326 बीसी ही रहेगा। ठीक है, 326 बीसी ही इसका राइट आंसर है। क्लियर है?
तो 326 बीसी में ही ये तीनों की तीनों युद्ध लड़े गए थे, क्योंकि 325 बीसी में तो सिकंदर की डेथ ही हो गई थी। तो मृत्यु की अगर हम बात करें सिकंदर की मृत्यु की, तो 325 बीसी में इसकी डेथ हो जाती है। 325 बीसी में कहाँ होती है? बेबीलोनिया में, ठीक है, बेबीलोनिया में। और किससे होती है मृत्यु? हो जाती है ज्वर से, ठीक है, ज्वर से। क्लियर है? आगे आपको समझ में? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी रही हैं। क्लियर है? तो ये सिकंदर का रह गया। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा कुछ कन्फ्यूज़न रह रहा है। सॉरी, यहाँ इसकी डेथ की आप डेट चेंज कर लीजिए, 325 नहीं है, 325 में भारत से लौटा है, 323 से, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए वापस लौटा, भारत से वापस लौटा, ये लिखेंगे आप 325 BC, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे। क्लियर है? इसको आप अगर आपने लिख लिया तो उसको सही कर लीजिए, ठीक है। उसके लिए अब आपसे अगेन माफ़ी चाहेंगे कि आपको एक दो बार कन्फ्यूज़ होना पड़ा, ठीक है। डेटा याद नहीं रहता है, काफ़ी टाइम हो गया है ना, तो इस वजह से सारी चीज़ें थोड़ा बहुत डेटा याद नहीं रहती, तो उसके लिए कोई परेशानी वाली बात है नहीं, ठीक है। तो 326 BC आपको याद रहेगा। हाइडेस बीच का युद्ध बोलेंगे, झेलम का युद्ध, बेतस्ता का युद्ध। सिकंदर के साथ आने वाले 2 लोगों के नाम याद रखेंगे, सेल्यूकस एंड नेरियाकस, जिसमें सेल्यूकस का नाम आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे चल के इसका नाम आपको मिलेगा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ठीक है। 325 BC में ये भारत से लौट जाता है और मृत्यु उसकी 323 BC में बेबीलोनिया में हो जाती है, ठीक है। क्लियर है मेरे साथियों? उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट आपका रह गया है, वो ये है कि जब ये युद्ध हुआ राजा पोरस के साथ, इसका युद्ध हो गया, तो उसके बाद नेक्स्ट आगे लिखेंगे हाइडेस्पीच का युद्ध होने के बाद, या ये लिख लीजिए सिकंदर की सेना ने, नेक्स्ट आगे लिखेंगे सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जब सिकंदर ने हाइडेस्पीच का युद्ध लड़ लिया था, उसके बाद जब सिकंदर आगे की तरफ बढ़ा, तो सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के उस पार जाने से मना कर दिया कि अब वो वापस नहीं, उस पार नहीं जाएगी। तो उसके बाद सिकंदर जो है वो फिर पीछे की तरफ हट जाता है, और सिकंदर जो है वो अपनी सेना को वापस मैसेडोनिया भेज देता है, ठीक है। कुछ सैनिकों को लेकर आगे बढ़ता है और बेबीलोनिया में इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। डेथ 323 BC में हुई है। तब तक उसकी एज लगभग 33 हो चुकी होती है। इस टाइम तक उसकी एज की अगर हम बात करें तो एज कितनी हो चुकी है? 33 ईयर्स के समथिंग उसकी एज जो है वो हो चुकी होती है। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके अंदर हमने मगध महाजनपद पर आने वाले कुछ राजवंशों के बारे में देखा और सिकंदर के बारे में भी जाना। ज़्यादा टफ टॉपिक तो नहीं है, सिंपल सिंपल से टॉपिक्स थे। उम्मीद है आपको याद हो चुके होंगे, आपके नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बन रहे होंगे। क्लियर? तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर बिल्कुल कर देना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।